जनरली लोगों का एक जो मिथ है, जो बच्चा इंटीग्रेटेड सिस्टम में पढ़ाई करता है क्लास 11-12 के साथ, वो बोर्ड में फेल हो जाता है या बोर्ड में अच्छा नहीं कर पाता है। क्या ये ट्रू है कहीं ना कहीं, या ये फॉल्स चीज है? मुझे तो वैसा नहीं लगता। मतलब अगर कोचिंग में ऐसे इंटीग्रेटेड में करे तो बोर्ड्स का ज़्यादा उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हमारे साथ हमारे पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी के स्टूडेंट जैस्नू शर्मा और उसके फादर आज हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं। जैस्नू एक ऐसा बच्चा है जिसने क्लास 12th के साथ ना सिर्फ नीट एग्जाम में अच्छा किया, बल्कि जेई मेन एंड जेई एडवांस, मतलब ही इज द ओनली मेडिकल स्टूडेंट जिसने प्रिपरेशन मेडिकल का कर रहा था, जेई मेन के अंदर 98.94 परसेंटाइल लेके आया एंड फिजिक्स में 100 में से 100 मार्क्स लेके आया। बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट सबसे पहले तो जेई मेन में नियरली 99 परसेंटाइल, 98.94 का मतलब है 99 परसेंटाइल लाना, इक्विवेलेंट टू 99 परसेंटाइल है। तो अप्रोक्सीमेटली 99 परसेंटाइल बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट, सबसे पहले तो जेई मेन में 99 परसेंटाइल लाना इज ए बिग टास्क। उसके साथ ही फिजिक्स में, जेई मेन के अंदर फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किया। उसके बाद 4th में को नीट का एग्जाम देता है। नीट के एग्जाम में अभी जो AMR रेस्पॉन्स रिलीज किया एनटीए ने, उसमें जैस्नू का 569 मार्क्स स्कोर कर रहा है। नीट 2025 में जो टफेस्ट पेपर है उसमें 569 मार्क्स स्कोर कर। इसके साथ ही जैस्नू CEE का एग्जाम देता है और CEE में रैंक लेके आता है 9, स्टेट रैंक 9 लेके आता है। और यही नहीं रुकता है, ये जेई एडवांस का एग्जाम भी देता है और जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 5736 रैंक लेके आता है। और क्लास 12 के साथ ही ये सारे अचीवमेंट हासिल करता है और बोर्ड में भी कहीं पीछे नहीं हटता है और बोर्ड में भी 94.6% लेके आता है। सो आपके सामने एक एग्जांपल है जिसने ना सिर्फ नीट एग्जाम को क्रैक किया है 12th के साथ, बल्कि सारे एंट्रेंसेस में जितने पॉसिबल एंट्रेंस हो सकते हैं सब में एक्सेल हासिल की। नीट में 569 मार्क्स लेके आ रहा है, बोर्ड में 94.6% लेके आ रहा है, CEE में स्टेट रैंक 9 लेके आया, जेई मेन में अप्रोक्सीमेटली 99 परसेंटाइल लेके आया, 98.94 परसेंटाइल, जिसमें फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आता है। और जेई एडवांस में 5736 ऑल इंडिया रैंक लेके आता है इन जनरल कैटेगरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन जैस्नू शर्मा, तुमने प्रिपरेशन किया था मेडिकल का, बट इंजीनियरिंग के एग्जाम में इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं जो साल भर इंजीनियरिंग का एंट्रेंस का प्रिपरेशन करते हैं, उनसे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस की। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर फादर, क्योंकि उनका जो मेंटरशिप है, उनका गाइडेंस है, उनका जो केयर है, उसी के दम पे आज तुमने एक अचीवमेंट हासिल किया। मेरा एक चीज मानना है कि किसी भी स्टूडेंट के सक्सेस में 75% स्टूडेंट का रोल होता है, 15% पेरेंट्स का रोल होता है और टीचर या इंस्टीट्यूट का रोल सिर्फ 10% होता है, 10%। क्यों? क्योंकि एक क्लासरूम में 40-50 बच्चे को एक इंस्टीट्यूट पढ़ाता है। यदि इंस्टीट्यूट का रोल यदि मैं 75-80% बोलूं, तो उस क्लासरूम के सारे बच्चे एंट्रेंस में सक्सेस हासिल करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता है। एक क्लासरूम से 3, 4, 5, 10 बच्चे ही सक्सेस हासिल करके लेके जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसका यही मतलब है कि किसी भी बच्चे के सक्सेस में 75% रोल, 75% कंट्रीब्यूशन उस बच्चे का खुद का होता है, 15% पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन होता है जो उसको गाइड करते हैं, टेक केयर करते हैं, संभालते हैं, उसको पूरी तरह से मोटिवेट करके रखते हैं। एंड इंस्टीट्यूट का रोल सिर्फ 10% होता है, वो सिर्फ पढ़ाने का काम करता है, बाकी सारा काम उसकी फैमिली, वो बच्चा खुद करता है। सो जैस्नू, तुमने यहाँ पे जर्नी स्टार्ट किया 2023 से, तो 23 में तुम हमारे यहाँ पे पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी के अंबारी कैंपस में आए और पीसेट एग्जाम दिए थे। हाँ। तो उसमें क्या रैंक रहा था तुम्हारा पीसेट एग्जाम में? अच्छा, वो रैंक याद नहीं है, लेकिन आज से 5 साल बाद कोई भी तुमसे पूछे कि जेई में क्या रैंक था और नीट का, भले ही तुम अभी इंजीनियरिंग ऑप्ट करोगे बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट, नीट का मार्क्स हमेशा याद रखना कि मेरा ये मार्क्स था, है ना। 2023 में आप क्लास 11 में एडमिशन लिए पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी में, तो आपने 10th कहाँ से किया था? सेंट फ्रांसिस स्कूल। SFS कौन सा वाला?
बोरा गांव से। तुम्हारा इस बार सेंटर भी क्लास 12 का बोर्ड सेंटर भी शायद वही पड़ा था, पुराना स्कूल याद आया होगा कि हाँ, इसी में मैंने क्लास 10 तक पढ़ाई किया था। तो 10th में कितना परसेंटेज था जैसन तुम्हारा? 91.2 है। तो 10th क्लास में जैसनू का परसेंटेज था 91.2%। क्लास 10th में किसी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, प्योरली बोर्ड पे फोकस थे। और क्लास 11 में तुम पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी में आए और विथ ए एम कि मुझे मेडिकल एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना है ना। वो उस पर आगे बात करेंगे तुम्हारे दिमाग में क्या था, बाद में क्या हुआ, लेकिन तुम जिस एम के साथ पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी में आए वो था कि मुझे नीट का प्रिपरेशन करना है क्लास 11, 10, 12 में अलोंग विद बोर्ड प्रिपरेशन। वेरी गुड। 2 साल तुमने यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिस्टम में पढ़ाई किया, क्लास 11th एंड 12th नीट का प्रिपरेशन किया। पूरा का पूरा फोकस तुम्हारा पीसीबी में था और वो भी एंट्रेंस ओरिएंटेड था। उसके बाद भी तुमने बोर्ड के अंदर क्लास 12 बोर्ड में 10th बोर्ड से ज्यादा परसेंटेज हासिल किया। 10th में 91.2% था और क्लास 12th में तुम 94.6% लेके आए। जनरली लोगों का एक मिथ है, जनरली लोग बोलते हैं कि बच्चे को क्लास 11, 12 के साथ सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का प्रिपरेशन करवाना चाहिए, नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस का प्रिपरेशन जो बच्चा करता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम में जो बच्चा जाता है या कोचिंग में जो बच्चा जाता है क्लास 11, 12 में, वो बच्चा ना एंट्रेंस अच्छा कर पाता है ना बोर्ड अच्छा कर पाता है। क्या ये सही है? क्या ये बात सच है? तुमने प्रूव तो कर दिया कि ये दिस इज ए मिथ कि यदि कोई बच्चा क्लास 11, 12 में इंटीग्रेटेड सिस्टम में पढ़ाई करता है, कोचिंग में पढ़ाई करता है, तो उसका बोर्ड खराब होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो बच्चा एंट्रेंस अच्छा करेगा वो डेफिनेटली बोर्ड में अच्छा करेगा। हाँ, लेकिन ये गारंटी नहीं कि जो बच्चा बोर्ड में अच्छा करेगा वो एंट्रेंस में भी अच्छा करेगा, लेकिन ये गारंटी है कि जो बच्चा एंट्रेंस में अच्छा करेगा वो डेफिनेटली बोर्ड में अच्छा करेगा। वो तुमने प्रूव भी किया। लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं, क्या जो एंट्रेंस का प्रिपरेशन होता है वो बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है? क्या उसके लिए कोई अलग से बोर्ड के लिए, जैसे क्लास 10th में तुमने कंप्लीट बोर्ड की तैयारी की थी और क्लास 11, 12 में तुमने कंप्लीट एंट्रेंस पे फोकस किया, तो क्या अलग से कुछ बोर्ड के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, मैं इन 3 सब्जेक्ट की बात करूं पहले, तो क्या अलग से कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की, एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ती है? नहीं, इधर मतलब प्रिपरेशन ऐसे करवाता है कि मतलब बोर्ड का भी लगभग सारा चीज बहुत आसान लगने लगता है, तो उस लेवल का प्रिपरेशन यहाँ भी हो जाता है। ओके, तो जैसे बाकी सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, ये भी सब्जेक्ट होते हैं, तो क्या पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी में इन सब सब्जेक्ट की भी तैयारी करवाई गई थी? क्या एक्स्ट्रा कोई बाहर से कोई सपोर्ट या केयर लेने की जरूरत पड़ी थी? नहीं। जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, लैब, जिस कैंपस में तुम थे पीएनसी एकेडमी में, वहाँ पे लैब वगैरह प्रॉपर्ली थी, प्रैक्टिकल्स वगैरह भी प्रॉपर्ली करवाए गए। जरा प्रैक्टिकल में तुम्हारे मार्क्स की बात करूँ तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में, साथ में तुम्हारा CS फिजिकल एजुकेशन था, मैथ्स था। अच्छा, मैथ्स तुमने एज ए 4th सब्जेक्ट लेके रखा था। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स आए? 30 आउट ऑफ 30? एक भी मार्क्स कम नहीं हुआ? ठीक है। तो जैसनू की सबसे बड़ी समझदारी की बात ये थी कि इसने क्लास 11, 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और साथ में मैथ्स एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट 4th सब्जेक्ट लेके रखा था, क्योंकि इसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे इंजीनियरिंग का भी प्रिपरेशन करना है। तो इसने पीसीबी के साथ साथ मैथ का भी पढ़ाई किया, लेकिन मैथ का शायद तुमने सिर्फ बोर्ड लेवल पे पढ़ाई किया, क्योंकि हम मैथ्स को उस लेवल पे 4th सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाते जिस लेवल पे मेन सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं ना। तो मैथ्स का जैसनू का 4th सब्जेक्ट था, तो जिसका मैथ 4th सब्जेक्ट होता है उसको पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी में हम लोग बोर्ड लेवल पे पढ़ाते हैं मैथ। जिसका जैसे इंजीनियरिंग वालों का जिनका बायो 4th सब्जेक्ट होता है उनको फिर बायो बोर्ड लेवल पे पढ़ाया जाता है। तो मेन सब्जेक्ट जिसका मैथ होता है उसको मैथ में फिर एंट्रेंस लेवल पे पढ़ाया जाता है, और जिसका 4th सब्जेक्ट होता है उसको बोर्ड लेवल पे पढ़ाया जाता है। क्योंकि जैसनो हमारे पास जो ज्वाइन किया था वो बोर्ड प्लस नीट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन किया था। तो जैसनो आगे हम बढ़ते हैं, तो जनरली लोगों का एक जो मिथ है उस पर मैं मेनली बात करने वाला था कि जो बच्चा इंटीग्रेटेड सिस्टम में पढ़ाई करता है क्लास 11, 12 के साथ, वो बोर्ड में फेल हो जाता है या बोर्ड में अच्छा नहीं कर पाता है। क्या ये ट्रू है कहीं ना कहीं, या ये फॉल्स चीज है, ये मिथ है? मुझे वैसा नहीं लगता। मतलब अगर कोचिंग में ऐसे इंटीग्रेटेड में करे तो बोर्ड्स का ज़्यादा उतना प्रॉब्लम नहीं आता। तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स थे, तुम लोगों का एक सर्किल था 6-7 लोगों का, तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स थे, है ना, जो कॉमन फ्रेंड्स थे तुम्हारे क्लासरूम में, तो सबके सब फ्रेंड्स का, जहाँ तक मुझे पता है बोर्ड में सबका, तुम्हारा जो क्लोज ग्रुप था सबका 90% से ऊपर ही आया है। सिर्फ एक बच्चे विकिरण को छोड़ के, विकिरण का 84% आया,
बाकी सबका 90% से ऊपर आया, चाहे वो तन्मय हो, चाहे वो तुम हो, चाहे दिशांत हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, है ना। और उन सब बच्चों का नीट एग्जाम भी बहुत अच्छा हुआ है, सबका नीट में 500 से ऊपर ही मार्क्स है, इवन 550 से ऊपर मार्क्स है सबका, है ना। तो आपके सामने एग्जांपल है कि इसके ये जितने भी इसके नॉन फ्रेंड थे, 7 to 8 नॉन फ्रेंड्स थे, सबका बोर्ड में ऑलमोस्ट सबका 90% से ऊपर मार्क्स आया है, और सबका नीट एग्जाम में 90% से ऊपर मार्क्स आया है। सबने जेई मेन में ऑलमोस्ट 97-98 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर किया, और एकमात्र इसने एडवांस का एग्जाम दिया, बाकी सब नीट एस्पायरेंट थे। इसने एडवांस में 5736 ऑल इंडिया रैंक लेके आया। सर आपसे पूछना चाहता हूं, बीइंग ए फादर, आपको कैसा फील होता है कि आपके बच्चे ने ना सिर्फ मेडिकल एंट्रेंस में अच्छा किया, बल्कि इंजीनियरिंग में जेई मेन के साथ साथ सीडब्ल्यू एंड जे एडवांस में भी इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। जो परफॉर्मेंस एक जो बच्चा साल भर 2 साल 3 साल से आईआईटी का प्रिपरेशन करता है वो ये रैंक लेके नहीं आ पाता है, और आपके बच्चे ने मेडिकल एंट्रेंस प्रिपरेशन के साथ वो रैंक लेके आया, तो आपको कैसा फील हो रहा है? और आप इसकी जो स्ट्रगलिंग जर्नी थी 2 साल की, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। स्लैक्टिंग जर्नी तो ऐसा था जय, वो तो स्कूल से जाता था, स्कूल के जाकर ही पढ़ेगा वो। अच्छा, हाँ, मतलब ये रेस नहीं लेगा, वो स्कूल के जाकर ही पढ़ेगा। अच्छा, जैसे हाँ, जैसे 2:30 पे क्लास खत्म होता था, हाँ। इसको जाने में 1 घंटा लगता था 3:30, तो मतलब मैं मान के चलता हूँ 4 बजे से पढ़ने बैठ जाता था। और कितना घंटा सर ये सेल्फ स्टडी करता था इन मतलब वीक डेज में? जैसे तुम थोड़ा बताओ, वीक डेज में कितना घंटा सेल्फ स्टडी करते? तो 12 बजे पढ़ते थे, मतलब 4 से लेके 12 बजे तक, बीच में डिनर के लिए जो टाइम मिलता, तो मैं मान के चलता हूँ आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 1 घंटा निकाल दो, तो यू जनरली तुम 7 घंटे का वीक डेज में सेल्फ स्टडी करते थे, 7 आवर्स का, मिनिमम 7 to 8 आवर्स का। और जो संडे होता था जिसमें कोई क्लास वगैरह नहीं होती थी, उस दिन कितने घंटे का स्टडी करते थे? उस दिन भी उससे 4 घंटे मतलब अराउंड तुम 10 से 12, 11 से 12 घंटा तुम 11 to 12 आवर स्टडी करते थे। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा मार्क्स नहीं आ रहा, मैं कैसे पढ़ाई कैसे करूं, क्या करूं? तो डॉक्टर जब किसी को मेडिसिन देता है, तो वो यदि कोई भी यदि पेशेंट यदि वो मेडिसिन को नहीं लेगा, वो प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करेगा, तो उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन वो यदि मेडिसिन को लेता है, प्रिकॉशन को लेता है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। तो एज ए स्टूडेंट आपका क्या फर्ज बनता है कि आपको पढ़ते रहना है। सक्सेस या आपका जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअली होगा। ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ा 3 घंटे बाद आप बहुत विद्वान आदमी बन गए। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे आप में एक इंप्रूवमेंट आएगा। तो जैसनू जैसे आपको बता रहा है कि ये वीक डेज में 7 to 8 आवर्स सेल्फ स्टडी करता था, क्योंकि इसने इंटीग्रेटेड में लिया, तो इंटीग्रेटेड का सबसे ब्यूटीफुल एडवांटेज यही है कि सेल्फ स्टडी का बहुत अच्छा टाइम मिलता है। 8 से लेके 2:30 तक आपकी सारी क्लासेज हो जाती थी, उसके बाद आप घर पहुंचते थे 3:30 तक, आधा घंटे का रेस्ट लेके आपके पास बाकी पूरा जो टाइम है 4 से लेके 12 तक का टाइम, उसको आप प्लान करके यूटिलाइज कर सकते थे, जिसमें आप अपना स्पोर्ट्स भी खेल सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन जैसनू ने अपना मैक्सिमम टाइम, क्योंकि इसके दिमाग में 2 चीजें चल रही थी, इसका एम बहुत बड़ा था। इसका एम ये नहीं था कि सिर्फ इसको नीट और बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, बैक ऑफ द माइंड कहना का इसका था कि मुझे जेईई एडवांस तक अपने आप को लेके जाना है। इसके लिए इसने 7 आवर्स का कंटिन्यूअस वीक डेज में स्टडी किया, और जो वीकेंड्स होता है जिसमें स्कूलिंग नहीं होता है, संडे को जो ऑफ रहता है, उसमें इसने 11 से 12 घंटे का सेल्फ स्टडी किया। और उसका रिजल्ट आज आपको देखने को मिल रहा है कि इसने ना सिर्फ बोर्ड में बल्कि नीट, सीडब्ल्यू, जेईई मेन, जे एडवांस सब में इसने एक्सीलेंट किया। सो जैसनू मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछना चाह रहा था कि जैसे यहाँ पे पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी में तुम तो नीट के स्टूडेंट थे, तो तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो मेडिकल बच्चों को तो फिर तो लोग बोलते हैं कि जैसे नीट में एकदम बेसिक लेवल पे पढ़ाया जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना, और इंजीनियरिंग का जो बैच होता है उसमें थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री। तो तुम एज ए बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट, तुम्हारे बैच में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो टीचर पढ़ाते थे, क्या वो उस लेवल पे पढ़ाते थे कि तुम लोग जे एडवांस तक का तुम सपना देख सकते थे? या फिर मैं सच पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कहीं से ऑनलाइन या कहीं से कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट लिया था फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए? फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए पहले मुझे लगा था कि एडवांस के लिए कुछ अलग से पढ़ना चाहिए, तो मैंने ऐसे ऑनलाइन यूट्यूब से कुछ वीडियोस वैसे देखे। पर जब यहाँ 12th में आया तो मतलब पढ़ाने का लेवल ही इधर इतना हाई हो गया कि इतना देखने का जरूरत नहीं पड़ा।
मतलब तुम ये बोलते हो कि मेडिकल के क्लासरूम में भी हमारे यहाँ के जो टीचर हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो उस लेवल पे पढ़ाते हैं कि एक मेडिकल का बच्चा जे एडवांस का भी ड्रीम देख सकता है, और ड्रीम ही नहीं देख सकता बल्कि इसको क्रैक भी कर सकता है विद दिस क्लासरूम टीचिंग। सो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा हमारे उन टीचर्स को जो मेडिकल बैच में इन लोगों का जो क्लासेस लिए थे और जिन्होंने नीट के बच्चे को वो ड्रीम विजुलाइज करवाया कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के दम पे ना सिर्फ नीट बल्कि आप हर तरह का इंजीनियरिंग एंट्रेंस, और बोला जाता है जेईई एडवांस जो है इंडिया का मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है और वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है। तो एक बच्चा, नीट का बच्चा, वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम और इंडिया के मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम को क्रैक करता है। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा उन टीचर्स को भी जो इस तरह का कंटेंट ऑफलाइन क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं। सर आपसे भी एक क्वेश्चन है, पहले आप ही से, कि जो पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी आपने जो डिसीजन लिया, तो आपने पीएनसी एकेडमी को क्यों चूज किया? आपने ऐसा क्या यहाँ पे पाया? क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ इंटीग्रेटेड स्कूल, देयर आर लॉट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो आप पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी पे आपने कैसे ट्रस्ट किया कि हम आपके बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचा पाएंगे, आपके बच्चों को वो दे पाएंगे जो वो डिजर्व करता है? तो आपने किस बेसिस पे सर पीएनसी एकेडमी को चूज किया? फर्स्ट है पीएनसी मेरा नजदीक था। ओके, हाँ, क्योंकि अगर दूरी हो जाए तो पढ़ने का समय नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए पीएनसी चूज किया। और दो एक लोग ने बोला था पीएनसी अच्छा ही है, तो इसीलिए ओके, तो जैसनू अब तुमसे पूछना चाहता हूँ कि पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी में तुम्हें जो 2 साल पढ़ाया गया, क्या जो टीचर्स की टीचिंग से और पीएनसी एकेडमी के सिस्टम से आर यू सेटिस्फाइड कि उन्होंने अपना जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट था, जो तुम्हारा एक्सपेक्टेशंस था पीएनसी एकेडमी से, वो उन्होंने कम्प्लीटली फिलअप किया, या कोई कंप्लेन, कोई सजेशंस, कोई ओपिनियन है तुम्हारा? वैसे तो कंप्लेन कुछ नहीं है, मतलब जितना उन लोगों ने, वो लोग फोन पे भी पढ़ाते थे, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करने से रिप्लाई देते, मतलब जितना कर सकते थे पूरा किया। तो 24/7 टीचर तुम्हारे लिए अवेलेबल थे। कभी ऐसा हुआ है कि टीचर ने, तुमने डाउट पूछा और टीचर ने वो डाउट नहीं बताया, या टीचर मतलब उसको डाउट को पास कर रहा है या बताने में कैपेबल नहीं है, ऐसा कभी कुछ फील हुआ? वैसा फील नहीं। ओके, तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन तुमसे आता है, अभी जैसे तुमने नीट एग्जाम भी क्वालिफाई किया 569 मार्क्स पे, तुम्हें यदि मैं बोलूँ ना सिर्फ जीएमसीएच बल्कि आसाम के बाहर भी बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, राजस्थान में, यूपी में, क्योंकि प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जनरल कैटेगरी का ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ रहेगा एमबीबीएस का वो 490 से 505 मार्क्स के बीच में रहेगा, ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है। यानी 505 मार्क्स पे, मतलब 500 मार्क्स से बोल देता हूँ, 500 मार्क्स +- 10 पे एक जनरल कैटेगरी के बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल रही है। तुम्हारा आ रहा है 569, तो तुम इंडिया का बाहर, आसाम के बाहर, यूपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में यू कैन गेट ए गुड मेडिकल कॉलेज, एंड तुम्हारा जो जेईई मेन में परसेंटाइल आया उसके बेसिस पे तुम एक अच्छे एनआईटी में, टॉप एनआईटी में सीएस भी मिल रहा है, सीडब्ल्यू में तुम्हारा रैंक 9 आया है, उसमें तुम्हें एईसी में सीएस भी मिल रहा है क्योंकि आसाम का बेस्ट स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज एईसी है। जे एडवांस में तुम्हारा 5736 ऑल इंडिया रैंक आया है, उसमें तुम्हें टॉप वाले आईआईटीज को छोड़ दे, टॉप 7-8 आईआईटीज को छोड़ दे, तो नेक्स्ट आईआईटीज में जैसे आईआईटी तिरुपति, आईआईटी पलक्कड़ में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहे है ना। तो व्हाट यू आर डिसाइडिंग कि अब तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास खुले हुए है ना, तुम्हें डॉक्टर भी बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो, तो व्हाट यू आर चूजिंग अपने आगे के कैरियर के लिए, किस फील्ड में तुम जाने की सोच रहे हो? अभी तो मैं इंजीनियरिंग का ही सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, तो मेडिकल थोड़ा कम प्रीफर कर रहा हूँ। लेकिन तुमने 2 साल तो पूरा मेडिकल का तैयारी किया। आई होप यदि तुम 2 साल जे एडवांस का ही प्रिपरेशन करते, क्योंकि मैथ तो तुम्हारा 4 सब्जेक्ट था, मैं बोलना चाहूँगा कि मैथ तो तुम उस लेवल पे रेडी ही नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि नीट के बाद 4 मई के बाद शायद जो भी तुम्हारे पास 10-12 दिन रहा था उसमें तुमने थोड़ा सा एडवांस लेवल पे मैथ को देखा, 10-12 दिन ही मैथ्स को तुमने एडवांस लेवल पे देखा, बाकी तुमने बोर्ड लेवल के लिए जो पढ़ा था उसी के बेसिस पे तुमने जेईई मेन दिया, उसी के बेसिस पे एडवांस दिया। मेरा ओपिनियन है कि यदि तुम कंप्लीट यदि 11th एंड 12th में जे एडवांस की प्रिपरेशन पे फोकस करते, मेडिकल एस्पायरेंट नहीं होते, तो शायद इससे बहुत बेहतर होने वाला था जे एडवांस में। मुझे तो लगता है कि तुम डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक में आने की मेरे काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी थी तुम्हारी। चलो नो वरीज, कोई इशू नहीं है। सो नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट कि तुम्हें अभी इंजीनियरिंग लाइन को ऑप्ट कर रहे हो, और माई बेस्ट विशेस टू यू
कि मुझे एंड में बेस विषय जी नहीं, बल्कि मुझे ट्रस्ट है, मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि तुम उस लाइन में जाके यू विल डू फंटास्टिक। क्योंकि बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट तुम ये रैंक ला रहे हो जे एडवांस में, और इंजीनियरिंग को ऑप्ट करने का तुम हिम्मत जो दिखा रहे हो, आई एम वेरी मच श्योर कि यू विल डू फंटास्टिक। और तुम्हें एक एडवांटेज भी मिलने वाला है, क्योंकि आईआईटीज में जब जाओगे फर्स्ट ईयर में, तो बायोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होता है, तो उसमें तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, तुम्हारा उसमें परसेंटाइल अच्छा ही आएगा, सीजीपी अच्छा आएगा। बायोलॉजी का एक कोर्स होता है एक सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में ही होता है। जैसे पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी में जैसे एक सिस्टम, काफ़ी बार प्राउडली बोलता हूँ कि पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी का एक सिस्टम होता है, जिसमें मतलब हम लोग एक नेटवर्क फैला के रखते हैं। नेटवर्क इन द सेंस, जनरली क्या होता है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिर्फ बच्चे का इंटरेक्शन होता है, बच्चे की जो लाइबिलिटी जो होती है वो क्लासरूम टीचर्स पे ही होती है। क्लासरूम टीचर पढ़ाते हैं और बस उनके साथ बच्चे का इंटरेक्शन होता है। जबकि मैं दावा करता हूं कि पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी में एक बच्चे को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारा हम लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है। जैसे क्लासरूम टीचर क्लासरूम में बच्चे को केयर करता है, उसके बाद बोर्ड टीम होती है जो मेंटरशिप का काम करती है ना। तुम्हारा मेंटर कौन था बोर्ड का? क्लास 11 में मेंटर था ना कोई? हाँ। कौन था? हिमांशु राजखोवा सर, जो पीई के टीचर है। हाँ। तो बोर्ड का टीचर मेंटर होता है। मेंटर का काम क्या होता है कि बच्चा घर पे कितना घंटा पढ़ाई कर रहा है ना। बोर्ड के टीचर, क्योंकि एंट्रेंस का टीचर का जनरली क्लास में बहुत लोड रहता है, तो उसको टेस्ट पेपर बनाने होते हैं, क्लास टीचिंग करवानी पड़ती है, तो क्लास में बच्चे का टेक केयर करता है एंट्रेंस का टीचर। क्लास के बाद जब बच्चा घर जाता है तो घर पे कितना घंटा पढ़ाई किया, क्या पढ़ाई किया, कितना होमवर्क किया, कितने क्वेश्चंस उसने फिजिक्स में लगाए, कितने केमिस्ट्री में लगाए, कितने बायो में लगाए, कितने मैथ में लगाए, एनसीईआरटी को कितना पढ़ा, वो सारा रिपोर्ट मेंटर को देना पड़ता था। और फिर मेंटर, शायद सर आपने इसके मेंटर से क्लास 11 में आपने मीटिंग की होगी कि इसका ये मार्क्स कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो क्यों आ रहा है। तो क्लास के बाहर काम होता है मेंटर का, और मेंटर जनरली हमारे जो बोर्ड फैकल्टी होते हैं उनको असाइन करते हैं। फिर वो मेंटर के ऊपर होता है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तुम्हारी साक्षी मैडम थी, वो पेरेंट्स के साथ डील करती है। मार्क्स कम आने से पीटीएम मेनली प्रिंसिपल हैंडल करती है। प्रिंसिपल के ऊपर रहता है सेंटर हेड। तुम्हारी सेंटर हेड हरप्रीत कौर मैडम थी, वो भी तुम्हें टाइमली ऑब्जर्व करती थी, मार्क्स कम या ज़्यादा आने से मीटिंग करती थी। उनसे मैंने उतना नहीं मिला, तुमसे इंटरेक्ट इतना नहीं हो पाया। शायद तुम तब इधर आ गए थे क्लास 12 में ना। ओके, तुम्हारा इंटरेक्शन 11 में तब वो नहीं थी, तो 12th में तुम्हें शिफ्ट कर दिया गया था। उसके ऊपर होता है हमारा असिस्टेंट एकेडमिक डायरेक्टर, जो कि अभी सूर्य नारायण मूर्ति सर है। उसके ऊपर होता है एकेडमिक डायरेक्टर, जो तुम्हारे सर पे गांधी नायक सर थे, और अभी रत्ती बालाकृष्णन सर है। तो तुम्हारा रत्ती बालाकृष्णन सर से भी इंटरेक्शन हुआ है? हाँ, हुआ है। और सूर्य नारायण मूर्ति सर से भी इंटरेक्शन हुआ है। उसके ऊपर आता है मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब एक बच्चे को केयर करने के लिए और ऑब्जर्व करने के लिए जो हमने सिस्टम बना रखा कि एक बच्चे का टेस्ट में जो मार्क्स आ रहा है वो कितने लोग ऑब्जर्व करते हैं। पहला उसका क्लास का टीचर, दूसरा उसका मेंटर, उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मार्क्स कम आए कि ज़्यादा है तो क्यों आए, कितना घंटा पढ़ाई किया, क्या पढ़ाई किया, इसके मार्क्स इस टेस्ट में क्यों कम आए, उसके लिए मेंटर भी रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको जवाबदेही होती है कि इस बच्चे का पिछले टेस्ट में इतने मार्क्स थे और इस टेस्ट में इतने मार्क्स है, तो मार्क्स का डेविएशन क्यों हुआ। आप इसके मेंटर थे, इसने इस 15 दिन में क्या पढ़ाई ऐसा किया, क्या उसका डेविएशन हो जिसके मार्क्स गिरे। मेंटर के ऊपर होता है सेंटर हेड। सेंटर हेड का भी जवाबदेही होता है। सेंटर हेड भी बच्चे को एनालिसिस करती है, उसके मार्क्स को देखती है, कम या ज़्यादा आने से डिस्कशन होता है, मीटिंग होती है बच्चे के साथ। उसके ऊपर होती है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल भी बच्चे के सारे टेस्ट के मार्क्स को ऑब्जर्व करती है, बच्चे की हर तरीके की चीज़ों को समझती है वो। उसके ऊपर होता है असिस्टेंट एकेडमिक डायरेक्टर, उसके ऊपर होता है एकेडमिक डायरेक्टर, उसके ऊपर होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब 7 लोगों की टीम एक बच्चे को हर टेस्ट के मार्क्स को ऑब्जर्व करती है। एंड ये पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी का सबसे बड़ा यूएसपी है कि एक बच्चे की केयर इतने तरीके से हम लोग की तरफ से की जाती है। अच्छा जैसनु, यहाँ का जो मॉड्यूल्स था स्टडी मटेरियल सेल्फ सफिशिएंट था नीट प्रिपरेशन के लिए? हाँ। अच्छा, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो मॉड्यूल था, क्या उससे जेई मेन जेई एडवांस तक का भी प्रिपरेशन हो पा रहा था, या तुमने कोई अलग से कुछ जेई मेन और जेई एडवांस के लिए कुछ अलग से मॉड्यूल्स दिया, या टीचर ने कोई अलग से असाइनमेंट दिया हो? मतलब मुझे जेई मेंस का तो मॉड्यूल, एडवांस का वो मॉड्यूल मिल गया था। अच्छा, सेपरेट एक मॉड्यूल मिल गया था। ओके, तो उससे ही प्रिपेयर किया था, मतलब अच्छा था। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ हमारा जो नीट का मॉड्यूल है, क्या उस नीट के मॉड्यूल से जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उस मॉड्यूल को करके क्या जेई मेन में 98, 97, 99 परसेंटाइल बच्चा ला सकता है क्या? हाँ,
मतलब एक मेडिकल स्टूडेंट्स को यदि जेई मेन क्रैक करना है और जेई मेन में एक अच्छा परसेंटाइल लाना है तो मॉड्यूल सेल्फ सफिशिएंट है। मैं मानता हूं कि वो मॉड्यूल एडवांस के लिए सफिशिएंट नहीं है, मेडिकल का मॉड्यूल, एडवांस के लिए आपको इंजीनियरिंग का मॉड्यूल करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि मोबाइल का तुम्हारा जो यूज़ था घर पे, मोबाइल एडिक्शन, क्या तुम्हारा स्क्रीन टाइम, पहली बात तो तुम क्या मोबाइल यूज़ करते थे घर पे? यूट्यूब में कुछ पढ़ाई का चीज़ देखना होता तो देखता था। अच्छा, तुम्हारा सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उन पे एक्टिव थे? नहीं। गेम वगैरह खेलते थे, वीडियो गेम? नहीं खेलते थे। तो स्क्रीन टाइम कितना होता था तुम्हारा जनरली? एक मोबाइल में जैसे स्क्रीन टाइम होता है आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, कितना स्क्रीन टाइम होता था? मेरा 2-3 घंटा होता है। 2-3 घंटा डेली? डेली मतलब हाँ वैसे। ओके, मतलब कुछ और देखने में नहीं, पढ़ाई की चीज़ में, मतलब दूसरा चीज़ों से उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। ओके 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 ओके। सर आपसे एक व्यू लेना चाहता हूँ अबाउट पीएनसी एकेडमी की, पीएनसी एकेडमी को लेके आपका जो व्यू है, आपका जो ओपिनियन है वो कैसा है सर? बहुत अच्छा है, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। थैंक यू सर। जो प्रोमिसेस आपसे पीएनसी एकेडमी की तरफ से किए गए थे क्लास 11 में जब आपने इसको एडमिशन दिया था, क्या वो सारे प्रोमिसेस, क्या सारे वो कमिटमेंट पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी के मैनेजमेंट ने फुलफिल किए सर? इसीलिए तो जहाँ एग्जाम दिया वो तो सक्सेस हुआ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो थैंक यू फॉर कीपिंग ट्रस्ट ऑन अस, एंड हम ये वादा करते हैं आज से ऑन कैमरा कि हम पिछले 16 ईयर से नॉर्थ ईस्ट को एजुकेट करते आए हैं, और जो ट्रस्ट है पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का वो हमारी सर्विस के दम पे है। तो हम अपनी सर्विस में और क्वालिटी में सर वी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़, हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमें जहां फील होता है कि पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी या पोटेंशियल कंसेप्ट एजुकेशन में ये नेगेटिव है, इस चीज़ की कमी है, हम उसको 100% फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। और इसी भरोसे और इसी क्वालिटी के दम पे हम लोग इतने बड़े जो गुवाहाटी में बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनमें हम लोग लीड कर रहे हैं और सक्सेसफुली अच्छे रिजल्ट डिलीवर कर पा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर कीपिंग ट्रस्ट ऑन अस एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू जैसनू, एंड सर आपको भी बहुत बहुत बधाई हो।